अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किचन गुडीज़ बाय शैनी। आज मैं बना रही हूँ ज़र्दा। ये मीठे राइस हैं और इस रेसिपी को मैं कुछ टिप्स के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये रेसिपी आप आखिर तक देखिएगा ताकि आपसे कोई टिप या ट्रिक मिस ना हो जाए। ज़र्दा बनाने के लिए मैंने लिए हैं सेला बासमती राइस और इनको मैंने धो के आधे घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया है। वैसे तो सेला राइस यूज़ होता है ज़र्दे के लिए, लेकिन मैंने सेला बासमती राइस यूज़ किया है। आधा घंटा गुजर चुका है। अब मैं चावल को पकाना स्टार्ट करूँगी। उसके लिए हम चावल को बॉईल करेंगे। ज़र्दे का चावल बॉईल करके ही पकाया जाता है। उसके लिए आपको पॉट में इतना पानी डाल देना है जिसमें चावल अच्छी तरह बॉईल हो जाए। जैसे ही पानी में थोड़ा थोड़ा बॉईल आने लगा तो मैंने इसमें डाल दी है इलायची। ये मैंने जितनी इलायची ली है उसकी आधी मैंने इसमें डाल दी है और मैं इसमें डाल रही हूँ लौंग भी जितने मैंने लिए हैं उनमें से आधे मैंने इसमें पानी में डाल दिए हैं और इनके साथ पानी को करीब 5 मिनट के लिए उबाल देना है। 5 मिनट के लिए पानी को उबाल आ चुका है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ धुले हुए और सोखे हुए राइस और इसको थोड़ा सा चम्मच से चला लेना है ताकि चावल अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाएं और सब चावल एक जैसे पकें। और इस राइस को जो हम पकाएंगे ये 90% तक हमें राइस इसी पानी में पका लेने हैं। और जैसे ही चावल का पानी अच्छी तरह से उबलने लगा तो मैंने इसमें डाल दिया है ऑरेंज फूड कलर और चावल को मैंने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है ताकि हर चावल पे एक जैसा कलर आ जाए। ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे चावल टूट जाएंगे क्योंकि बॉईल करने के बाद फिर से हमें चावल पकाने होंगे। तो अगर हम ज़्यादा पका लेंगे तो बाद में चावल टूट जाएंगे। और चावल को चेक कैसे करना है कि ये पक चुके हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले अच्छी तरह से मिक्स किया है चावल को। उसके बाद मैं कोई एक दाना चावल का निकालूंगी और इसको चेक करूंगी। मैंने चावल का एक दाना लिया और उसको फिर से 2 उंगलियों के बीच में मसला है तो पूरा चावल एक जैसा ही मसल चुका है, एक जैसा ही सॉफ्ट हुआ है। ये कहीं पे भी आपको उंगली पे कहीं से कच्चा या कहीं से ज़्यादा पका हुआ महसूस नहीं होगा। पूरे चावल अब पक चुके हैं। मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। अब इसका पानी हमें डिस्कार्ड कर देना है और मैंने इसको स्ट्रेनर में रखा है, लेकिन इसके ऊपर ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब मैंने एक पॉट में डाला है घी और अब मैं इसमें बाकी की बची हुई इलायची और लौंग इसमें डाल दिए हैं और इसको मैंने 1 मिनट के लिए घी में पकाया है ताकि इसका अरोमा आने लगे। और जैसे ही ये पक गए तो मैंने इसमें डाल दिए हैं राइस। पहले मैं आधे राइस इसमें डाल रही हूँ, एक साथ सारे नहीं डाल रही। आधे चावल इसमें डाल दिए और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी, लेकिन चीनी भी आधी ही डालें और फिर से ऊपर से बाकी के बचे हुए चावल डाल दें और फिर से आप बाकी की बची हुई चीनी भी इसके ऊपर डाल दें। हमारे घर में ब्राउन शुगर यूज़ होती है तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ, आप वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। अब चावल और चीनी को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और जैसे जैसे चीनी पकने लगेगी ये इसका पानी निकलने लगेगा। जो 10% चावल कच्चा रह गया था पहले, अब इसी पानी में चावल पूरा पक जाएगा। मैंने इनको आपस में मिक्स कर लिया है। अब मैं इनको ढक दूँगी और इनको लो मीडियम हीट पे 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। 5 मिनट के पकाने के बाद जब आप इसका ढक्कन हटाएंगे, इसका कवर हटाएंगे, तो आप देखेंगे कि इसका चीनी का पानी ज़्यादा निकला है। इसी स्टेज पे अब मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ पिस्ता को मैंने पहले ही भिगो के इसकी स्किन उतार ली थी और इनको चॉप कर लिया था। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम को भी मैंने पहले ही भिगो के इनकी स्किन उतार ली थी। आपको ये दोनों चीज़ें स्किन के बगैर ही यूज़ करनी है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप किया हुआ कोकोनट। इन चीज़ों को अच्छी तरह से चावल में मिक्स कर लेना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ केवड़ा वाटर।
केवड़ा वाटर भी लिक्विड है, तो हम इसी स्टेज पे इसको डाल देंगे ताकि ये लिक्विड भी इसमें अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। मैं फिर से इसको ढक दूँगी पकने के लिए। अब हमें इसे पूरी तरह से पका लेना है और अब मैं इसको मीडियम हीट पे पका रही हूँ ताकि ये पानी अब जल्दी से ड्राई हो जाए। इससे ज़्यादा चावल ना पकें वरना अब चावल टूट जाएंगे। जैसे इस चावल का पानी ड्राई हो गया, अब मैं इसमें डाल रही हूँ खोया। ये होममेड खोया है, मैंने खुद से बनाया है। इसकी रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, आप उसको चेक कर सकते हैं। अब लो हीट पे ही आपने ये चावल और खोया आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेने हैं। और जैसे ही सब मिक्स हो जाए तो अब ये ज़र्दा बिल्कुल तैयार है और अब मैं करूँगी इसको डिश आउट। ये मज़ेदार सा ज़र्दा बिल्कुल तैयार है खोए के जायके के साथ। खोया तो इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसके बगैर तो ज़र्दा इसका जायका तो बनता ही नहीं है। इनके ऊपर अब मैं डाल रही हूँ बाकी के बचे हुए पिस्ता और बादाम, जो मैंने पहले तो डाले थे लेकिन थोड़े थोड़े बचा लिए थे। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा खोया भी डाल रही हूँ, ये भी मैंने पहले थोड़ा सा बचा लिया था गार्निशिंग के लिए। और अब मैं इसको गार्निश कर रही हूँ रसगुल्लों के साथ। रसगुल्ले के साथ ज़र्दे का जायका बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और साथ में मैं गुलाब जामुन भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ रसगुल्ले के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और अब ये मज़ेदार सा ज़र्दा बिल्कुल तैयार है। ये ख़ास तौर पे ईद आने वाली है, उसके लिए तो मीठी डिश, मीठी ईद के लिए तो बहुत आइडियल डिश है। और ईद के हवाले से मैं आज एक मीठी डिश की रेसिपी लाई हूँ और ये है कुनाफा। कुनाफा वैसे तो कुनाफा डो के साथ बनता है, लेकिन मैं इसको कुनाफा डो के बगैर बनाऊंगी। ये बहुत ही क्रीमी और चीज़ी रेसिपी बनने वाली है। कुनाफा बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसकी क्रीम तैयार कर रही हूँ। उसके लिए मैंने पॉट में डाल दिया है दूध और इसको थोड़ा सा बॉयल लाना है। और इसमें मैं डाल रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क। अगर कंडेंस्ड मिल्क आप ना डालना चाहें या अवेलेबल ना हो घर पे, तो आप इसकी जगह चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। कंडेंस्ड मिल्क इसमें डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इलायची पाउडर का जायका बहुत अच्छा आता है इस क्रीम में। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर, जो कि मैंने पानी में पहले ही मिक्स करके रखा है। और इसको डालते हुए मैंने कंटिन्यूसली इसको स्टर किया है। और जैसे ही ये थिक होने लगे तो फ्लेम को लो पे कर देना है। आप इसके बबल्स देखें कितने थिक बबल्स निकल रहे हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ रूम टेम्परेचर पे है और मैंने इसको इसमें दूध में डाल दिया है और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया है। अगर आपके पास क्रीम चीज़ अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह थिक मलाई भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। और जैसे जैसे मैंने इसको मिक्स किया है इसकी थिकनेस बढ़ गई है और अब मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है। और अब हमें इस क्रीम को बिल्कुल ठंडा कर लेना है, मतलब इसको रूम टेम्परेचर तक हमें इसको ठंडा कर लेना है। कुनाफा मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा पैन में। आपके पास अगर पिज़्ज़ा पैन ना हो तो आप केक पैन भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ऐसा केक पैन हो जिसमें केक बेक करते हैं आप उसमें भी बना सकते हैं, या कोई ऐसी प्लेट हो जो साइड से पिज़्ज़ा पैन की तरह हो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो स्टील की प्लेट होनी चाहिए। पिज़्ज़ा पैन को मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है हर तरफ से। और अभी के लिए हम इसको साइड पे रख देंगे। और ये है मेल्टेड बटर। इसके अंदर मैं ऑरेंज फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। बहुत थोड़ा सा यूज़ किया है, बस हमें थोड़ा सा ही कलर इसका चेंज करना है, इसलिए मैंने बहुत ही कम इसमें फूड कलर यूज़ किया है। उसको मिक्स कर लिया है। कुनाफा बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेनी या फेनिया।
हम इसे फेनिया बोलते हैं और कुछ लोग इसको लच्छा सेवइयाँ भी बोलते हैं। तो मैंने इन फेनियों को पहले क्रश कर लिया है और अब इसमें मैंने ये मेल्टेड बटर डाल दिया है और इसको मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि हर एक दाने तक ये बटर लग जाए। और इस दौरान आपने फेनियों को थोड़ा और भी क्रश कर लेना है। और मैंने ये बहुत अच्छी तरह से ये मेल्टेड बटर फेनियों में मिक्स कर लिया है। अब इन फेनियों में से आधा मिक्सचर हम इस पिज़्ज़ा पैन में फैला देंगे। अच्छी तरह से फैलाना है, हर तरफ से एक जैसा इवनली फैलाना है, कहीं से कम ज़्यादा नहीं हो, एक जैसा फैला हुआ हो और कहीं से भी ये बॉटम नज़र ना आए। अच्छी तरह से हर तरफ से आपको ये प्रेस करके इसे फैला देना है। लेकिन जो साइड्स की जो फेनियाँ हैं इनको मैंने थोड़ा सा ऊंचा रखा है साइड पर, इसको मैं दबा नहीं रही हूँ। और आप कोई भी ऐसा कप ले लें जिसका बॉटम स्मूथ हो, आप उससे दबा के इन फेनियों को अच्छी तरह से इनको स्मूथ कर लें। और जो क्रीम हमने तैयार की थी ये भी रूम टेम्परेचर तक आ चुकी है और यही क्रीम अब मैं इसमें डाल रही हूँ। ये सारी क्रीम मैं ये इसी में डाल दूँगी। इस क्रीम को भी आप सेंटर पे ही फैलाइएगा, इसको साइड पे या एजेस पे नहीं लगाइएगा, क्योंकि जब ये कुनाफा बनेगा तो ये क्रीम जो है ये बाहर आ जाएगी अगर आपने साइड्स पे ये क्रीम लगा दी। और अब मैं इस पे लगा रही हूँ मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो या अवेलेबल ना हो तो आप ना भी डालेंगे तो तब भी इसका जायका अच्छा आएगा। और अब मैं बाकी का आधा फेनियों का मिक्सचर इसके ऊपर लगा रही हूँ। ये सारी फेनियाँ अब इसके ऊपर डाल देनी है हर तरफ से इक्वली। और अब इनको मैं हल्का हल्का सा प्रेस करके इवनली इसे स्मूथ कर लूँगी ताकि इसकी सरफेस जो ऊपर से है ये एक जैसी स्मूथ नज़र आए। और अब हम इसको बेक करेंगे, लेकिन मैं इसको ओवन में बेक नहीं कर रही हूँ। ये एक फ्राइंग पैन है पुराना जिसको मैं अब यूज़ नहीं करती हूँ। तो ऐसा ही कोई फ्राइंग पैन या ऐसा बर्तन जो आप अब ज़्यादा यूज़ ना करते हो, इसके बीच में आप ऐसे रैक रखें और इसके अंदर ये पैन इसके ऊपर रख दें और फिर इसको ढक के आप लो मीडियम हीट पे कुनाफा को 30 मिनट के लिए पकाएं। इसके लिए कोई भी नॉन स्टिक बर्तन यूज़ नहीं कीजिएगा, वो ख़राब हो जाएगा। और अब हम इसका शुगर सिरप तैयार करेंगे, मतलब इसकी चाशनी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने पॉट में डाला है पानी और इसमें डाल दी है चीनी। मैंने ब्राउन शुगर यूज़ की है, इसमें आप नॉर्मल वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। हमें चाशनी को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हर चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स करना है। जैसे ही इसमें उबाल आया तो मैंने इसमें डाल दिया है लेमन जूस। लेमन जूस चीनी को जमने नहीं देगा, मतलब जब हम चाशनी को ठंडा करेंगे तो चीनी इसमें जमेगी नहीं लेमन जूस की वजह से। और अब मैंने इसमें डाल दिया है केवड़ा वाटर, या आप इसमें रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। और इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ये शुगर सिरप तैयार हो जाएगा। अब ये कुनाफा मैंने 30 मिनट तक पका लिया है। मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो ऊपर से ये सॉफ्ट लग रहा है, मतलब नीचे क्रीम जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है, मेल्टेड है और ऊपर से कुनाफा भी गर्म हो चुका है। ये अच्छी तरह से पक चुका है। अब मैंने इसको इस फ्राइंग पैन में से निकाल लिया है और अब इसके ऊपर मैं डालूँगी ये शुगर सिरप। शुगर सिरप अभी रूम टेम्परेचर पे है, लेकिन कुनाफा अभी बिल्कुल गर्म है। जब ये कुनाफा बिल्कुल गर्म हो उस वक्त ही आप ये शुगर सिरप इसके ऊपर डाल दें। मैंने 1 कप शुगर सिरप बनाया था, उसमें से आधा मैं इस पे डाल रही हूँ। मैं सारा नहीं डाल रही, अभी आधा मैंने शुगर सिरप इसके ऊपर डाला है और उसी वक्त डाला है जिस वक्त ये कुनाफा अभी गर्म है। ये शुगर सिरप डालने के बाद अब आपने कुनाफा को बिल्कुल ठंडा कर लेना है, मतलब रूम टेम्परेचर तक इसको ठंडा कर लेना है। अब ये कुनाफा ठंडा हो चुका है तो अब मैं इसको प्लेट में निकालूंगी ऐसे फ्लिप करके।
इसको थोड़ा सा ऊपर से टैप कर लीजिएगा ताकि कुनाफा सही से प्लेट में निकल आए। और अब ये कुनाफा बिल्कुल तैयार है। इसका कलर भी नीचे से चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसके ऊपर बाकी की चाशनी या शुगर सिरप जो मैंने आधा बचा लिया था वो इसके ऊपर डाल रही हूँ। लेकिन अब मैंने शुगर सिरप को नीम गरम करके फिर इसके ऊपर डाला है। बिल्कुल ठंडा सिरप नहीं होना चाहिए। कुनाफा ठंडा हो चुका है तो शुगर सिरप नीम गरम होना चाहिए। ये सारा शुगर सिरप मैंने इस पे डाल दिया है और अब मैं इसको गार्निश कर रही हूँ पिसे हुए पिस्ता से। पिस्ता को मैंने पाउडर फॉर्म में इसको ग्राइंड कर लिया था। आप जैसे चाहें इसको गार्निश कर सकते हैं पिस्ता पाउडर से। कुनाफा में गार्निशिंग पिस्ता से ही होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ चॉप किए हुए बादाम भी यूज़ किए हैं इसको गार्निश करने के लिए। और मैंने सिर्फ इन्हीं 2 चीज़ों से कुनाफा को गार्निश किया है। और अब मैं इसको काट के भी दिखाऊंगी। ये अंदर से बहुत क्रीमी बना है और बहुत मज़े का बनता है। हम इस पे शुगर सिरप भी डालते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनता है। इसकी स्वीटनेस जो होती है वो बहुत ही माइल्ड सी होती है, मज़े की होती है। और आप इसके सेंटर में देखें, ये क्रीम इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा जायका देती है और फेनिया जो है वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं शुगर सिरप की वजह से। और जिस वक्त आप इसको सर्व करें तो उस वक्त आप इसके ऊपर थोड़ा सा शुगर सिरप डाल दें। ये इसको ज़्यादा मीठा बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये वैसे ही माइल्ड सा मीठा रहेगा। इसे शुगर सिरप से इसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आज मैं आपके लिए लाई हूँ झटपट बनने वाली स्वीट डिश की रेसिपी और ये है कस्टर्ड और गुलाब जामुन ट्रफल की रेसिपी, जो बहुत जल्दी और आसानी से बनने वाली रेसिपी है। सबसे पहले मैं सेवइयों की खीर बना रही हूँ। उसके लिए पहले मैंने पॉट में ये मक्खन डाला है, आप इसकी जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने लो हीट पे मेल्ट कर लिया है और अब मैंने इसमें डाल दी हैं सेवइयाँ। सेवइयाँ मैंने यहाँ कलरफुल यूज़ की हैं, आप चाहें तो सादी वाली सेवइयाँ भी यूज़ कर सकते हैं। इनको थोड़ी देर के लिए बटर में थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना है, लेकिन कलरफुल सेवइयों को ज़्यादा देर फ्राई नहीं कीजिएगा, ऐसे इनका कलर ब्राउन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही थोड़ा फ्राई हो गई हैं तो अब मैंने इसमें दूध डाल दिया है और दूध डालते ही इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सेवइयाँ अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से पकें भी। इनको मिक्स करने के बाद अब दूध को उबाल देना है और जैसे ही इसमें थोड़ा सा उबाल आने लगा है तो अब मैं फिर से इनको मिक्स कर रही हूँ ताकि सेवइयाँ जब कच्ची होती हैं तो वो नीचे बैठ जाती हैं और वो जल भी सकती हैं, तो इनको मिक्स करना ज़रूरी होता है। तो अब जैसे ये इसमें उबाल आ रहा है तो अब मैंने इसमें डाल दी है चीनी, कटे हुए पिस्ता और बादाम, कटा हुआ कोकोनट और इलायची का पाउडर। ये सारी चीज़ें डाल के इनको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब मैंने इसमें डाल दिया है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर की जगह आप इसमें मावा या खोया भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मावा या खोया मीठा है तो आप चीनी कम डालिएगा। इनको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और अगर इनके लम्प्स बन रहे हों तो उनको भी अच्छी तरह से तोड़ लें। और अब फिर से हम इनको 3 से 4 मिनट के लिए लो मीडियम हीट पे पकाएंगे ताकि हर चीज़ अच्छी तरह से पकती जाए, मिक्स होती जाए। और जैसे जैसे ये पकेगा तो ये थोड़ा दूध गाढ़ा भी होने लगेगा। तो मैं फिर से बीच बीच में इसको मिक्स करती रही हूँ। तो जैसे ही मैंने देखा कि सेवइयाँ अब सॉफ्ट हो चुकी हैं यानी पक चुकी हैं, तो अब मैंने कस्टर्ड में या कस्टर्ड पाउडर में थोड़ा सा दूध डाला है और इसका मिक्सचर तैयार किया है। और ये थोड़ा थोड़ा करके मैं इस दूध में डालती जा रही हूँ, सेवइयों वाले दूध में, और साथ में चम्मच भी चला रही हूँ। ये
कंटिन्यूसली चम्मच चलाना ज़रूरी है, वरना कस्टर्ड के लम्प्स बन सकते हैं। अब देखिए थोड़ी ही देर में ये थिक हो जाएगा कस्टर्ड की वजह से। तो अब मैंने हीट ऑफ कर दी है। अब हम इसको ठंडा करेंगे, पहले रूम टेम्परेचर पे और फिर हम इसको फ्रिज में रख के बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है कस्टर्ड, तो उसके बाद ही अब मैं ये असेंबल कर रही हूँ। उसके लिए मैंने ये ग्लास लिए हैं, आप किसी भी तरह से इसको सर्व कर सकते हैं, मैं ग्लास में सर्व कर रही हूँ। उसके लिए मैंने ये पहले सिंपल स्पंज वनीला केक है, उसको मैंने क्यूब्स में काट के ग्लास में डाला है और इसमें अब मैं ये कस्टर्ड डाल रही हूँ, यानी सवैयों वाला कस्टर्ड जो हमने तैयार किया था। अब ये बिल्कुल थिक हो चुका है क्योंकि अब ये ठंडा हुआ है तो और ज़्यादा थिक हुआ है। तो इसकी लेयर भी मैंने ये केक के पीसेस के ऊपर डाल दी है। सब ग्लासेस को मैं एक तरह से ही असेंबल कर रही हूँ और अब मैं फिर से इनके ऊपर केक पीसेस की लेयर बना रही हूँ। अब इन पीसेस को मैंने थोड़ा सा दबाया है नीचे और अब इनके ऊपर कटे हुए पिस्ता और बादाम डाले हैं। ये आपकी चॉइस पे है, आप कितने ज़्यादा डालना चाहते हैं आप उतने ही डालें। और फिर से ये सवैयों वाले कस्टर्ड की लेयर मैंने इसमें डाली है और अब इनको गार्निश किया है मैंने गुलाब जामुन के साथ। गुलाब जामुन सिर्फ गार्निशिंग के लिए ही ना सही, साथ में आप इसको मिक्स करके खाएंगे तब भी ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मज़े का है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसको गार्निश किया है मैंने पिस्ता और बादाम कटे हुए मैंने डाल दिए हैं इसके ऊपर और इसको आप बिल्कुल ठंडा करके सर्व करें, बहुत मज़े का बनता है। आप इसको वैसे भी घर पे तो बना ही सकते हैं, लेकिन ये पार्टीज़ के लिए, गैदरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा ऑप्शन है। आज मैं आपको जो रेसिपी देने वाली हूँ ये है चावल की खीर और इसको मैं बनाऊँगी खोए के साथ। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी सी बनने वाली है और मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है खीर बनाने का, लेकिन इस मेथड से खीर भी बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। चावल की खीर यानी राइस खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है दूध और इसको एक पॉट में मैंने उबलने के लिए रख दिया है। चावल की खीर बनाने के लिए मैंने यूज़ किए हैं बासमती राइस, इसी से जायका अच्छा आएगा खीर का। चावल को मैंने पहले 3 से 4 बार धो लिया था और उसके बाद मैंने इनको 2 घंटे सोक करने के लिए रख दिया था। तो अब ये सोक हो चुके हैं। तो उसके बाद जब ये दूध उबलने लगा है तो मैंने चावल का सारा पानी निकाल दिया, वो ड्रेन कर दिया और चावल मैंने इस उबलते हुए दूध में डाल दिए हैं। अब हम इन चावल को इस दूध के अंदर लो हीट पे पकाएंगे और इतनी देर पकाएंगे कि चावल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और पक जाए। इसलिए मैं इनको ढक के पका रही हूँ ताकि चावल अच्छी तरह से पकें और बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाए। इनके पकने के दौरान मैंने बार बार इनको चेक किया है, इसमें चम्मच भी चलाया है ताकि चावल नीचे से जले नहीं। अगर चावल जलेंगे तो खीर का जायका अच्छा नहीं बनेगा। तो मैंने चावल को इतनी देर पका लिया है कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छी तरह से पक चुके हैं और ये दूध भी इनमें एब्जॉर्ब हो चुका है। तो अब चावल को मैं रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर लूँगी और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। चावल अब रूम टेम्परेचर तक ठंडे हो चुके हैं तो अब मैं इनको डाल रही हूँ ब्लेंडर में। चावल को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे, इनका पेस्ट बनाएंगे। तो इसलिए मैंने सारे चावल ब्लेंडर में डाल दिए हैं और साथ में थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है। आप पानी की जगह दूध भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इनको ब्लेंड कर लूँगी। चावल को आप देखें मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट की तरह। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम खीर को पकाएंगे। तो उसके लिए मैंने पॉट में घी डाला है, घी से ही जायका अच्छा आएगा खीर का। तो घी को मैंने थोड़ा सा गर्म किया और अब इसमें डाल रही हूँ हरी इलायची,
इनको मैं 1 मिनट के लिए पकाऊंगी घी में, और इसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। अब 2 मिनट के लिए आपको ये घी को ठंडा होने देना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें डाल देना है दूध। जो दूध अब हम खीर बनाने के लिए यूज़ करेंगे वो मैं अब डाल रही हूँ इस घी में, और मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क। आप इसकी जगह चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी यहाँ आधी मिठास यूज़ की है इस खीर के लिए, और आधी मिठास मैं बाद में यूज़ करूँगी। मतलब कंडेंस्ड मिल्क या चीनी जो भी हो, वो मैंने अभी यहाँ पे आधी यूज़ की है। अब हम इस दूध को उबालेंगे मीडियम हीट पर, और जैसे ही दूध में उबाल आने लगा है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ खोया या मावा। ये खोया मैंने घर पे बनाया है। ये 4 से 5 मिनट में तैयार हो जाता है, बहुत जल्दी से झटपट तैयार होने वाला खोया है। और आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। और खोया डालते ही अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, मीडियम हीट पे पका रही हूँ। अब खोया हमें अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है, बिल्कुल डिज़ोल्व कर लेना है। खोया बिल्कुल भी इसके पीसेस नज़र ना आए। तो जब खोया अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ पिसे हुए चावल, जिनको हमने पहले पका के और ब्लेंड कर लिया था। वो सारे चावल अब मैं इस दूध में डाल रही हूँ। अब मैं इनको मीडियम हीट पे पका रही हूँ। मीडियम हीट पे हमें पकाते रहना है और कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहना है। आप इसमें जो पीसेस देख रहे हैं, लम्प्स देख रहे हैं, वो सारे तोड़ लेने हैं, मिक्स कर लेने हैं। और ये क्रीमी बिल्कुल जब टेक्सचर हो जाए तब आपको ये चम्मच रोकना है। मतलब तब तक आपने ये चम्मच चलाते रहना है, अच्छी तरह से सारे लम्प्स तोड़ लेने हैं। चावल जब अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं तो अब मैंने इसमें डाल दिए हैं कटे हुए पिस्ता और बादाम। इनको भी मैं मीडियम हीट पे पका रही हूँ। अब जो सारा प्रोसेस कुकिंग का होगा वो सिर्फ मीडियम हीट पर होगा। अब खीर को इतनी देर पका लेना है जितनी थिकनेस आपको खीर की चाहिए। अगर आपको कम थिकनेस चाहिए तो आप कम पकाइए, और अगर आपको ज़्यादा थिकनेस चाहिए खीर की तो आप ज़्यादा देर पकाइए। इसी दौरान मैंने बाकी की चीनी इसमें डाल दी है। आप इसकी जगह कंडेंस्ड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने आधा कंडेंस्ड मिल्क और आधी चीनी यूज़ की है। मतलब हमने आधी मिठास इस स्टेज पे डाल दी है इसके अंदर। इसको भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है, और ये कंटिन्यूसली खीर मीडियम हीट पे पक भी रही है। खीर अब काफ़ी थिक हो चुकी है। जितनी थिकनेस मुझे खीर की चाहिए उतनी आ चुकी है। तो अब आखिर में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ केवड़ा वाटर, या आप रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको आखिर में ही डालनी है। अब जितनी थिकनेस मुझे चाहिए थी उतनी तो आ चुकी है। अगर आप इससे ज़्यादा थिकनेस चाहें तो आप इसको ज़्यादा देर पका लें। अब आप ये देखें जितनी थिकनेस है इसके हिसाब से जब ये ठंडी होगी तो और ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो इस वजह से अब मैंने फ्लेम यहाँ पे ऑफ़ कर दी है, और अब हम इसको रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर लेंगे, उसके बाद सर्व करेंगे। खीर अब रूम टेम्परेचर तक ठंडी हो चुकी है। अब आप इसकी थिकनेस देखें, पहले से ज़्यादा हो चुकी है। यही खीर जब आप फ्रिज में रख के ठंडी करेंगे तो इसकी थिकनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मेरे हिसाब से खीर की ये आइडियल थिकनेस है, और मैंने इसको इतना ही पकाया। तो अब मैं इनको गार्निश कर रही हूँ कटे हुए बादाम और पिस्ता के साथ। और ये खीर भी बहुत क्रीमी सी बनी है, इसमें चावल की पीसेस भी मुंह में नहीं आएंगे, और बहुत मज़ेदार जायका बनता है इस खीर का। आप इसको गार्निश करने के बाद भी फ्रिज में रख सकते हैं। मेहमानों को भी इसी तरह से आप सर्व करेंगे, ये बहुत मज़े की लगेगी। तो अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।